मैं स्क्रीन पर देख रहा था कि एक कमेंट आ रहा था और वो ये आ रहा जी। था कि भाई कि एक अनुवाद को पुरस्कार मिलना गलत हुआ। तो ये शायद थोड़ा-सा उनको भ्रम हो गया कि कोई अंग्रेजी किताब थी जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ और अनुदित कृति को ये पुरस्कार दिया गया। ऐसा नहीं है। ये मूलतः है मैंने हिंदी में ही लिखी थी और हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद किसी ने किया था। अच्छा। माय माय डियर डॉग ओलिव के नाम से। तो माय डियर डॉग ओलिव को पुरस्कार नहीं मिला है। ये पुरस्कार मेरा पुरस्कार जो मिला है ये ओलिव को मिला है। एक बात ये। दूसरी बात जो आई थी निकल कर वो जो विवाद वाली बात आई थी कि जिन लोगों ने इसके ऊपर उंगली उठाई असल में वे प्रयोगवादी जो धारा थी उसके अवशेष हैं और प्रयोगवादी लोगों का जो मकसद था वो एक ही था कि किसी प्रकार से साहित्य को समाज से अलग कर दिया जाए और जो सार्थकता है वो उसकी नष्ट कर दी। ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था जिसके मुकेश जी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जब ये प्रयोगवाद भारत में आया और उसके जो पुरोधा थे सूत्रधार थे मुझे ताज्जुब होता है कि वो युवा अवस्था में क्रांतिकारी थे और बाद में वो जो पूंजीवादी ताकतें हैं उनकी गोद में थे। तो इन लोगों के लिए सृजन का मतलब साहित्य का मतलब वो दुरूहता और कलाबाजी है। प्रयोग के लिए प्रयोग करना, कला के लिए कला रचना करना। ये जो इनकी कलाबाजी है ये इनका सारा ताना बाना है और ये बड़ा खतरनाक ताना बाना इसलिए था कि आपकी स्थिति क्या हुई कि धीरे धीरे ये इतना फैला है सारा मामला कि हिंदी में बहुत सा निरर्थक साहित्य सृजित हुआ और ये विश्वविद्यालयों से होता हुआ विद्यार्थियों तक गया और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो देखने को मिला वो ये था कि जो पाठक थे हिंदी के वो पाठक दिन ब दिन कम होते चले गए। जब पाठक सिमटते चले गए तो उसके साथ साथ जो प्रकाशक थे वे भी पीछे हटते चले गए। आज मैंने सुना है, सच क्या है मैं नहीं जानता, कि हिंदी के जो बड़े प्रकाशक हैं वे एक कृति की 300 प्रतियां छापते हैं। तो इतने बड़े हिंदी जगत के अंदर 300 प्रतियां छापने का क्या मतलब है हम समझ सकते हैं। इसका एकमात्र जो कारण है वो ये है कि पठनीयता को खत्म कर देना और पठनीयता को जो नष्ट किया गया वो प्रयोगवाद का एक उद्देश्य था पूरा। तो इसके चलते अगर प्रिय ओलिव जैसी कृति सामने आती है तो ये उनके लिए असहनीय है। ये पुरस्कार मैं एक बात को बहुत स्पष्ट कर दूं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी का 15 साल तक निदेशक रहा और मेरे लिए पुरस्कार का कोई महत्व नहीं था। इतना सम्मान मैं पहले से प्राप्त कर चुका, इतनी प्रतिष्ठा मैं प्राप्त कर चुका। ये सब चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये सम्मान, ये पुरस्कार आर.डी. सैनी को नहीं दिया गया, ये प्रिय ओलिव को मिला है और इसलिए मैंने इसको स्वीकार किया। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जब भी मुझे सम्मानित करने की बात आई तो मैंने वो सम्मान कभी स्वीकार नहीं किया। ये मेरा इतिहास, मेरा रिकॉर्डेड मामला है। लेकिन पहली बार मैं सारी चीजें सायास करता हूँ, सोच समझ के करता हूँ। मैंने इसके लिए बाकायदा आवेदन किया
मैं इस धारणा को तोड़ना चाहता था और मैं बताना चाहता था कि इस लोकतंत्र में आप ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि आपको घर बैठे-बैठे कोई पुरस्कार दे दे? और वो भी जब नियमावली बनी हो। आप प्रजातंत्र के अंदर हैं, एक व्यवस्था के अंग हैं, वहाँ पर नियम बने हुए हैं, हम संविधान से चलते हैं। हम संविधान से चलते हैं तो संस्थाओं के अपने नियम हैं और उन नियमों के अनुसार आप आवेदन क्यों नहीं करते और बिना आवेदन आपको पुरस्कार क्यों दे दिया जाए? इसका मतलब आप सामंती प्रवृत्ति के व्यक्ति, कहीं ना कहीं आपका एक अहंकार इतना बड़ा है कि आप प्रजातंत्र को, संविधान को, नियमों को, इनको कुछ नहीं समझते। तो एक सीख मैं देना चाहता हूँ, एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम जब रेलवे टिकट लाइन में लगकर लेते हैं, हम दूसरी चीजें लाइन में लगकर लेते हैं, तो एक साहित्यकार की बतौर साहित्यकारों की लाइन में लगने से मुझे क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, है ना? क्यों? वो साहित्यकार है, वो भी साहित्यकार है, मैं भी साहित्यकार हूँ। तो साहित्यकारों की पंक्ति है तो साहित्यकारों की पंक्ति में पंक्ति पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, क्या दिक्कत है? आप कौन से इतने महान हैं कि उस पंक्ति में खड़े नहीं हो सकते और आपको पुरस्कार दे दिया जाए? अगर आपने वो न्यूज देखी हो जो कि दैनिक भास्कर की न्यूज बनी थी, उसमें कहा था बिग कंट्रोवर्सी, उसके अंदर बॉक्स के अंदर एक जिक्र किया गया था कि अमुक अमुक को पुरस्कार दिया गया, ये है ना, और इसके लिए उन्होंने आवेदन नहीं किया। तो बिग कंट्रोवर्सी प्रिय ओलिव पर है कि इस बात पर है कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया और उनको मेरा पुरस्कार मिल गया। कंट्रोवर्सी तो वहां है, अगर स्कैंडल है तो वहां है, लेकिन आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं क्योंकि साधन आपके पास हैं और आप चीजों को भ्रमित करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। मैं लास्ट में एक बात और कह देना चाहता हूं, मैं एक संवेदना का विस्तार चाहता हूं। ये मेरे लेखन का एक वो है, मेरा अपना एक तरीका है, मेरी प्रक्रिया है। संवेदना का जितना अधिक विस्तार होता है उतनी ही आप में पठनीयता आती है, और संवेदना का जब विस्तार हो तो आपके लिए, इस संवेदना के लिए आपको कंटेंट चाहिए, और आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप संप्रेषित कैसे करेंगे? प्रयोगवाद ने इसी पर कुठाराघात किया था, और इसलिए जो इस प्रकार की संवेदनशील कृतियां आती हैं तो इससे उनको बहुत तकलीफ होती है। वे बात बिना पढ़े, मुझे ताज्जुब की बात यह है कि इस कृति को पढ़े बिना उस व्यक्ति ने टिप्पणी करी जो उसी का अवशेष है, उसी प्रयोगवादी अवस्था। तो उनकी कितनी विश्वसनीयता है ये हम समझ सकते हैं। मैं अकेडमी के प्रति आभारी हूँ, मैं हिंदी जगत के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने एक संवेदनशील कृति को प्रस्तुत किया। मैं, गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात ये कही कि उन्होंने कहा ये डायरी है कि संस्मरण है कि रोजनामाचा है कि ये है वो है। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये नए फ्रेम का उपन्यास है, और अगर आपको नए फ्रेम पता नहीं है तो उनकी जानकारियां प्राप्त कर लें कि जापान में नए फ्रेम का उपन्यास कैसा है और यूरोप में दूसरे उपन्यास कैसे लिखे जा रहे हैं। मेरा यही नहीं, किताब भी उसी फ्रेम का उपन्यास है और स्त्रीगंध भी उसी फ्रेम का उपन्यास है। इसलिए आरोप और प्रत्यारोप लगाने से पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब कोई बात करनी चाहिए, वरना, और कम से कम कृति को पढ़ तो लीजिए, पढ़कर तो बात कीजिए, बिना पढ़े ही आप उसकी बात कर रहे हैं। जी।